के साथ ही आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। कहता है तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक कौन है? तो याद रखेंगे साथी, इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह है, इनको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इनके बारे में तो यह भी याद रखेंगे साथियों कि तरुण भारत संघ भारत की एक क्या है? तो गैर सरकारी संगठन है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो साथी इसकी स्थापना आपका 30 मई 1975 ईस्वी को किया गया था, तो इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कहता है साथियों निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर आधारित होता है, यह क्या है? तो यह गलत कथन है, इसको याद रखेंगे। जल का घनत्व जो है वह कितना होता है? तो याद रखेंगे साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। साथियों थोड़ा सा आपको आज का ये लेक्चर में थोड़ा बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। घर के पास में थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसको हम मना भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, ध्यान देंगे। कहता है कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधताओं को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका साथियों नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात की जाए आगे, तो ध्यान देंगे। आपका प्रश्न नंबर 90 है, वह कह रहा है साथियों कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों पर अपने घोंसले बनाते हैं? तो याद रखेंगे आपका यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका बाड़ बेट, जिसको हम वसंत गौरी भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे बसंत गौरी जो है यह कीड़ा खाने वाला एक पक्षी है जो कि वसंत और वर्षा के प्राय आम के पेड़ों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि साथियों आप कल देखे होंगे, कल का न्यूज़ आप लोग पढ़े होंगे, तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने आपके पैटर्न में, आपके एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें कई बदलाव किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपका 150 प्रश्न होने वाला था अब सामान्य अध्ययन 2 में, वो आपका पेपर 2 में वो आपका अब 120 हो गया है, जिसमें साथियों 120 में आपका 80 नंबर का जो होगा 80 प्रश्न यह सामान्य अध्ययन होंगे और 40 जो होंगे यह आपका मैथ और रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिएगा, चीज़ बदल गए हैं अब, तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिएगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि बीपीएससी के द्वारा यह बता दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी जिस क्लास के लिए टीचर के लिए अप्लाई करने वाले, मानकर चलिए आप 9 to 10th के टीचर बनना चाहते हैं, आप 11 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उस क्लास के बुक को ज़रूर पढ़िए, वहाँ से ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यह आपका कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बताया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी चीज़ हैं। आगे अगर बात की जाए तो कहता है ऑस्ट्रेलिया में प्रभजन का एक अन्य नाम है, वह नाम कौन सा है? तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा साथियों कौन सा? तो बिली विली है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्रभजन को क्या कहते हैं? तो हरिकेन भी कहते हैं। इसका अन्य नाम बिली बिली है और कम दाब की वातावरण वाले क्षेत्र में यह हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसको याद रखेंगे। इसी से क्या होता है? तो चक्रवात कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बात को आप सब लोग याद रखेगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों पे तो कहता है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादक एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को अनेक अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा उपभोग वस्तु। ठीक है, उपभोग वस्तु हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे वस्तु जिनकी सहायता से उत्पादन का निर्माण किया जाता है उसे पूंजी वस्तु कहते हैं, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे। पूंजी वस्तु किसे कहते हैं, उद्योग वस्तु किसे कहते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट तो कहता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई
डैश सूची में सूचीबद्ध है। याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो आपका संघ सूची में है। याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई संघ सूची में क्या है, तो सूचीबद्ध है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इस पे बात की जाए तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा म्यांमार। साथ ही जो म्यांमार है यह क्या है, तो SAARC का जो है क्या है, यह सदस्य नहीं है और इसको कहते हैं आपका सार्क। ठीक है, सार्क में कितने सदस्य हैं, तो याद रखेंगे इसमें लगभग 8 सदस्य हैं साथियों, इसमें याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन है तो आप लोग डिटेल में बताइएगा वह कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता ही देते हैं। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान आता है। अब बस इतना आपको बताना है कि इस सार्क का स्थापना कब हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो आपका कह रहा है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बेलन व गाय जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेलन व गाय जो है यह क्या है, तो यह गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी को कहा जाता था। याद रखेंगे, मंदिर को दिया गया रख रखाव के भूमि को देवदान कहा जाता था। किसमें, तो चोल साम्राज्य में, चोल अभिलेख में ये सभी बात की गई है। आगे हम बात करते हैं, तो बाणभट्ट लेखक थे किसके, तो याद रखिएगा बाणभट्ट जो थे यह आपका आप क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात वो क्या थे, तो सबसे पहले वह पार्वती परियनयन थे, उसके बाद आपका कांदबरी थे और आपका साथियों हर्षचरित थे। इसको याद रखेंगे आप लोग बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट का बहुत ही फेमस इनका द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास हैं, कुछ कहानियां हैं, तो इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो कहता है साथियों भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन, तो भारत का जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 17 वर्ष का युवा था। और 17 वर्ष के युवा होते हुए भी साथियों इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। और देवल ऐसे क्षेत्र पर, आप सबको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के क्षेत्र को देवल कहा जाता था उस समय, उस देवल वाले क्षेत्र पर यह अधिकार कर लेता है और वहाँ के महान एक राजा होते हैं, हिंदू राजा होते हैं, अंतिम राजा होते हैं हिंदू, उसको पराजित करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी। शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहाँ आरा। ठीक है, जहाँ आरा हो जाएगा, याद रखेंगे। जहाँ आरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा में, याद रखेंगे, शाह बुर्ज में क्या किया था, तो 1658 में इनको कैद किया था। और शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1666 को हुई थी। यह भी आप सब लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो कहता है निम्न में से किसे जनाकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा फ्रैंक नोटेस्टिन। ठीक है, फ्रैंक नोटेस्टिन जो होगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वह था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यह आपका क्या था, कारण था। परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था यह कब लागू हुआ था, तो 23 मार्च 1793 को। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। ठीक है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो कहता है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छेदी प्रतिशत लगभग कितना है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व की बात की जा रही है। याद रखेंगे, झारखंड राज्य पहले बनने से पहले की बात की जा रही है, तो यहाँ जो बिहार में था वह कितना प्रतिशत था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे 17% था। ठीक है, कितना था, 17% था। अगर कुल बात की जाए वन क्षेत्रों की, तो याद रखेंगे 29,277 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था साथियों पूरा बिहार में। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है मानसून
पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में सामान्यतः घटता है और स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आम्र वर्षा। इसको क्या कहेंगे? आम्र वर्षा कहेंगे। याद रखेंगे मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, यह भी आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, मानसून की खोज हिप्पलास ने साथियों कब की थी? तो 4500 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सभी। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर जो है याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। याद रखेंगे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती जो थे यह इनका 1190 में साथियों 1190 से 92 के बीच में भारत आए थे और भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला था। इसको याद रखेंगे जो कि आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। ध्यान देंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथियों हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बात की जाए, निम्न में से किस भारतीय राज्य का संगठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का हुआ था साथियों। याद रखेंगे कब हुआ था? तो अक्टूबर 1993 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। इसको याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। याद रखेंगे यह प्रश्न जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी, लिचेस्टीन। ठीक है, लिचेस्टीन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आप सभी लोग ध्यान देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आपको बताया जा रहा है। आप लोग इसी तरह से क्लास को करते रहें पूरा और सेशन को शेयर थोड़ा सा करते रहें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाते रहें और जल्द ही आप अपना सुपर टेट इस बार क्वालिफाई कर लेंगे। साथ ही आप लोग यह अपने आप पे भरोसा रखें और क्लास को बेहतर ढंग से करते रहें, हड़बड़ाना नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से इस बार आप सभी का क्वालिफाई होगा। इस बार आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए बात की जाए यहाँ पे, थोड़ा सा आप स्मार्ट स्टडी करते रहिएगा। हम जो बताए हैं वो कीजिएगा ज़रूर। आप जो भी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं उतने क्लास का कम से कम जो इस बिहार बोर्ड का बीएसईबी का जो सिलेबस है, बीएसईबी का जो बुक है, उस बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका इस बार चयन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सब लोग याद रखिएगा। बात की जाए यहाँ पे तो कहता है निम्न में से कौन सा देश स्वीडेनिया समूह में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन जो है यह आपका स्वीडेनिया समूह में शामिल नहीं है। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर क्या बनाया है साथियों? तो याद रखेंगे स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। यह भी आप सब लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिमित चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ जो है यह है। याद रखेंगे इस सड़क की अगर बात की जाए, यह स्वर्णिमित चतुर्भुज मार्ग जो है इसकी बात की जाए तो याद रखेंगे इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? तो 5846 है साथी। ठीक है, 5846 है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर बी, जेवी कृपलानी थे। इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेवी कृपलानी की अगर बात की जाए साथियों तो मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था और इसी में ये इनका अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं तो कहता है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने दिया था। और सरोजिनी नायडू साथियों प्रथम भारतीय महिला थी जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तो कहता है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 5 जनवरी 1966 को दिया था साथियों। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, उसी समय दिया गया था। आगे हम बढ़ते हैं
तो आपके पास यहाँ पे है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यह आपसे कहा जा रहा है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, सूची 1 और सूची 2 है आपके समक्ष, यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ध्यान देंगे, कूट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा नंबर 2, जिसका हो जाएगा साथियों आपका ए, उसके बाद आपका नंबर 1 जिसका हो जाएगा आपका बी, उसके बाद आपका नंबर 4 उसका हो जाएगा आपका सी, और उसके बाद नंबर 3 है जिसका हो जाएगा आपका डी। तो इस प्रकार से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। आगे बात की जाए तो कहता है ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को शिष्टता से स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो गुप्त काल के समय में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गुप्त काल के समय में क्या किया गया था, तो ब्राह्मणों द्वारा भगवत धर्म को सामान्यता मिली थी और वैष्णव धर्म को शिष्टता से स्वीकार किया गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है हेनत्सुआंग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। हेनत्सुआंग जो था यह आपका साथियों महेंद्रवर्धन प्रथम का क्या किया था, तो राज्य का दौरा नहीं किया था। और याद रखेंगे इन्होंने बहमनी साम्राज्य के चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय और पल्लव वंश के नरसिंहवर्धन प्रथम के राज्य का भी दौरा किया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हेनत्सुआंग भारत में 15 वर्षों तक रहे थे साथियों, यह भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय में यह क्या किए थे, तो यह पाठ किए थे, यह अपना शिक्षा दीक्षा का ग्रहण किए थे, कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर बात की जाए आगे तो कहता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य संघ के द्वारा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि हुआ था, इसी के समक्ष हुआ था साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिका, न्यायपालिका और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंत्री परिषद के सलाह पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग साथियों, अनुच्छेद 74 के 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्य और प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं, यह आपको कई बार बताया गया है, तो अनुच्छेद को आप सब लोग याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलीपुर बम कांड में शामिल था। साथियों अलीपुर जो बम कांड था इसमें आपका कौन थे, तो याद रखेंगे श्री अरविंदो घोष थे, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलीपुर षड्यंत्र का संबंध 1908 में क्या था, तो आपराधिक मामले का था, इसको भी याद रखेंगे साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी लोग, थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने दीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39A। ठीक है, अनुच्छेद 39A कहता है भारतीय संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था यह करता है सभी के लिए, चाहे वह कोई भी हो, विधि से बड़ा नहीं होंगे इस अनुच्छेद में, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। अगर आपके साथ कहीं भेदभाव किया जाता हो तो आप इस अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए, इस अनुच्छेद को कोट करते हुए वहाँ पे आप इस बात को रख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में नियंत्रण वृद्धि को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी मुद्रा स्मृति कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में नियंत्रण वृद्धि को मुद्रा स्मृति कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में तो मुद्रा स्मृति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या होता है, तो मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमत में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इसको याद रखेंगे मुद्रा स्मृति को। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वह समस्या आपका कौन है, तो याद रखेंगे वह समस्या है असंगठित क्षेत्र।
ठीक है, क्या है, असंगठित क्षेत्र है, इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी स्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं, इसीलिए साथियों क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आंकड़ा गलत दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है भारत में कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, वह नाम क्या है, तो याद रखेंगे वह आपका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी स्थापना की कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, यह आप लोग लिख लेंगे, कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था इसकी स्थापना। आगे हम बात करें तो कहता है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है, इसको याद रखेंगे आप सभी कि बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है और यह इनका शासनकाल कब से कब था, तो याद रखेंगे 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी, कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये सभी बात आप सब लोग याद रखेगा। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा और, तो पानीपत का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग याद रखेंगे कि अकबर इस युद्ध में विजय हुआ था और हेमू हरियाणा के खेवाड़ी का रहने वाला था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप सब रुक जाइए, चलिए ध्यान देंगे, कहता है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक थे, इनको याद रखेगा। साथ ही इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये याद रखेंगे कि 1882 में इन्होंने सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, तो अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराज के प्रति चेष्टा करने पर पकड़े गए कड़े शब्दों का क्या किया था, अपने पत्र में निंदा किया था, अपने समाचार पत्रों में निंदा किया था, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए इनको क्या किया गया था, तो 4 माह के लिए इनको कारावास में रखा गया था। ध्यान देंगे, कहता है वाणिद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के नए गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो साथियों अनुशील समिति। अनुशील समिति की अगर बात की जाए तो आप सब लोग इनसे परिचित होंगे, इस समिति से। यह समिति बीपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए यहाँ थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि वाणिद्र कुमार घोष की अगर बात की जाए तो साथियों इनके बारे में भवानी मंदिर पुस्तक की रचना की थी, इनका था, और क्रांतिकारी विचारधारा से यह संबंधित पुस्तक थी, यह भी आप लोग याद रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हम भी बीच बीच में गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा, आज के लिए आज कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा पास में काम चल रहा है, हम भी बार बार कुछ गलती कर दे रहे हैं, इससे ध्यान देंगे। कहता है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या फिर बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव हो जाएगा, याद रखेंगे। बालक बालिका अनुपात में भारी अंतर का मुख्य कारण भारत में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जो कि आज भी देखा जाता है, हमारे समाज में नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव को देखते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो कहता है देश की निम्नलिखित मिट्टी में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, बहुत याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कपास की काली मिट्टी को यह कहा जाता है, यह भी आप सभी लोग याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट, कहता है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, चिपको आंदोलन जो था याद रखेंगे आप सभी लोग, यह आपका वन कटाई के विरोध था, यह आप लोग याद रखेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए था, किसके द्वारा किया गया था, तो इनका याद रखेंगे, इस
आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। बात करते हैं आगे, तो कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है, जो कि आप सब लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए आगे, कहता है लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्याग पत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या हो सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं यह पद अपना त्याग पद इनको दे सकते हैं, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए इनके बारे में, तो अनुच्छेद 94 में साथियों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है और त्याग पत्र और पद से हटाने जाने के संबंधित भी इसी में है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए आगे, तो कहता है प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था? प्रसिद्ध कवि विल्हन जो थे या किसका राज दरबारी कवि थे? तो याद रखेंगे यह विक्रमादित्य का थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य के क्या थे साथियों? तो यह राज दरबारी कवि थे, इनको याद रखिएगा, आप सभी से पूछा जाएगा। अगर बात की जाए आगे, तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान देंगे। कहता है गीत गोविंद का उल्लेख कौन था? साथियों गीत गोविंद का लेखक कौन था? क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, आज हम गलती कर रहे हैं कई जगह, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, लेखक कौन थे? यह पास में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना कि हम खुद नहीं कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन क्लास लेना इम्पोर्टेंट था, नहीं तो आपका फिर आज का ये टेस्ट सीरीज नहीं हो पाता, इसलिए क्लास ज़रूरी था। तो ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद का लेखक कौन था कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा? तो जयदेव हो जाएगा। ठीक है, जयदेव याद रखेंगे। जयदेव गोविंद जो थे यह राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर चित्रण किया था और जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, यह भी याद रखेगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, तो कहता है उसके संगठन के आधार पर क्रम से रखिए। उसके संगठन के आधार पर क्रम से रखें, तो कूट के माध्यम से समझेंगे साथी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहले 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2, इस प्रकार से आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है 1937 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों 5। ठीक है, क्या हुआ था? 5 प्रांतों में हुआ था, यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और बात की जाए इसके बारे में, तो यह भी याद रखेंगे कि साथी बॉम्बे प्रांत में बहुमत के निकट पहुंचने में सफल हुआ था कौन? तो कांग्रेस। ठीक है, जहां सरकार बनाने में भी क्या हुआ था? सफल रहे थे। अगर बात की जाए असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ी दल बनकर कांग्रेस ने संयुक्त सरकार बनाई थी। कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जो कि आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात की जाए, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम गलती थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ दिए थे, उसके लिए क्षमा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र में बात की जा रही है, कौन सा नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो जमुना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जमुना के नाम से पुकारा जाता है। बात की जाए आगे, ध्यान देंगे आप सभी। कहता है निम्न कथनों को गौर करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे समझेंगे कौन सा सही होगा। कथन का है, इस कथन पे गौर करिए आप लोग अपने विचार से बताइए। जब बिहार के संदर्भ में है, तो उम्मीद करते हैं कि यह इतना बेसिक आप लोग को पकड़ होना चाहिए बिहार के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले 1, 2 और 3 जो है यह क्या है? सत्य है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 37 नंबर प्रश्न है आपका कि कथन ए कथन आर जो है यह आपका है और इसमें चयन करना है कौन सा सही है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले ए फिर क्या है? आर, दोनों क्या है? सही है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं आगे। तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है वह कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर 1 हेक्टेयर से कम है, इसको याद रखेगा। चलिए उसके बाद है कि वार्दोक्षम जो है
डैश का लोक नृत्य है। यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे यह आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका समसामयिक है, अर्थात आपका करंट अफेयर का मुद्दा है। भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कथन है और यह कथन कई बार पढ़ा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया है। ठीक है, टीपू सुल्तान के द्वारा यह कथन किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यह किसके संदर्भ में कहा गया था? तो अंग्रेज़ों के संबंध में कहा गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों के संबंध में कहा गया था, इसको भी आप सब लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो कहता है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या था? क्या है? इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा हेल्थ केयर में उभरती चुनौती और एक पूर्णोत्थान आयुर्वेद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है करेंट अफेयर का मुद्दा है, तो थोड़ा फटाफट चलिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन हैं? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉक्टर मुनीराम सकलानी थे, इसको याद रखेगा। इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, यह भी आप सब लोग याद रखेगा। उसके बाद है हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन बन गया है। कौन बन गया है? चीन बन गया है, इसको याद रखेगा, जो कि साथियों सितंबर 2022 में जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करने वाला पहला देश था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे चलते हैं तो कहता है आगे आपका जो प्रश्न है वो कहता है कि जनवरी 2023 में सीए आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों मध्य प्रदेश में किया गया है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चलते हैं आगे ध्यान दीजिएगा, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड से में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो याद रखिएगा साथियों बोयस हो जाएंगे, याद रखेंगे। कौन हो जाएंगे? बोयंस हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। बोयंस ने अपने शानदार डांस ओपन रेनोशा के लिए वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एम्बल जीतकर इतिहास रचा है, जो कि कुल 32 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। इनके बारे में आप सब लोग याद रखेगा। अगर बात की जाए आगे तो फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व का सबसे प्रभावशाली छात्र की सूची में रखा गया था? इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तनासा। कौन सा है? तो तनासा पेरियानंग इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखेंगे। 13 साल की हैं यह और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एस लोडिन मिडिल स्कूल में पढ़ रही हैं, इनको भी आप सब लोग याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट, वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पर सारबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रानी रामपाल, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो वह आपका ढाका बांग्लादेश में किया गया है, इसको याद रखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखेंगे कि साथियों बर्मा और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर टीपू मोनी ने संयुक्त रूप से 18 मार्च को भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन किया था। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस देश में किया गया था और यहाँ पे कौन से मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, विमोचन किया था? तो याद रखेंगे। चलिए बात की जाए आगे तो कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 22 अप्रैल को हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहली बार यह मनाया गया था आपका 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसको याद रखेगा, ध्यान देंगे। आपका जीएस का यह नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है साथी, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन काबरी क्या है? तो यह याद रखेंगे, यह जो काबरी था यह आपका क्या था? सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 23 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन को चलाया था, इसको याद रखेगा। यह आपका होता है जीएस का सारा प्रश्न समाप्त। जल्दी हम मैथ और रीजनिंग को कर लेते हैं। तो साथियों आपका यह सीरीज नंबर 8 जो है यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग इसको PDF को ले लीजिएगा और आप सभी लोग बैठकर टेलीग्राम
से लेकर घर पे सारा का सारा PDF को सॉल्व कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इस को आंसर को टेलीग्राम पे या फिर हम पर्सनल ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पे आप लोग अपने समस्या को हल कर सकते हैं और वहाँ पे ही आप अपने सॉल्व को करके भेजिएगा, ठीक है। वहाँ पे सॉल्व करके भेजिएगा ताकि हम चेक कर लें कि आपका किस प्रकार से आंसर सही है या फिर गलत है। साथ ही सबसे पहला जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। हम फटाफट बताते चलेंगे तो आप लोग टिक लगाते चलिएगा, फिर घर पे बैठ के बनाइएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का होगा आपका ऑप्शन डी। 6 का हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। 7 का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 का हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा डी। 8 का हो जाएगा बी और 9 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे है आपका 10 का हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा बी। 11 का हो जाएगा बी। 12 का यहाँ ध्यान देंगे, 12 का हो जाएगा आपका ए। 13 का हो जाएगा ए। 14 का हो जाएगा ए। 15 पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, तो 15 का हो जाएगा आपका बी। 16 का हो जाएगा सी। 17 का हो जाएगा आपका सी। 18 का हो जाएगा यहाँ पे 18 का हो जाएगा आपका बी। 19 का हो जाएगा डी। 20 का हो जाएगा आपका ए। 21 का यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 का हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा ए बी। आगे चलते हैं तो आगे आपका हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपका ए। 23 का हो जाएगा सी। 24 का हो जाएगा आपका सी। 25 का हो जाएगा बी। 26 का हो जाएगा आपका बी। 27 का हो जाएगा बी। 28 का हो जाएगा सी। थोड़ा सा आज हम कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ कर दिए थे तो डिस्ट्रैक्शन के वजह से हुआ है। थोड़ा सा आप लोग आज कोऑपरेट कर लीजिएगा, आप सभी से विनती करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे न्यू व्यूअर्स आएंगे जो कहेंगे कि सोचेंगे कि हम गलती कर रहे हैं तो पढ़ाने नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। हम पहले ही बोल दिए हैं कि थोड़ा सा पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथ ही इसका 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और 31 का हो जाएगा डी, ठीक है। 31 का डी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 32 का आपका हो जाएगा डी। 33 का हो जाएगा बी। 34 का हो जाएगा यहाँ पे 34 का हो जाएगा आपका सी। 35 का हो जाएगा सी। 36 का यहाँ पे ध्यान देंगे, 36 का हो जाएगा आपका डी। 37 का हो जाएगा ए। 38 का हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 38 का हो जाएगा आपका डी। 39 का हो जाएगा यहाँ पे 39 का हो जाएगा डी। 40 का हो जाएगा ए। 41 का हो जाएगा बी। 42 का हो जाएगा यहाँ पे 42 का हो जाएगा बी। 43 का हो जाएगा सी। 44 का हो जाएगा आपका डी। 45 का हो जाएगा आपका ए। 46 का हो जाएगा डी। 47 का हो जाएगा आपका 47 का हो जाएगा आपका बी। 47 का ए हो जाएगा, सॉरी साथियों, 47 का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका बी। 49 का हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान देंगे, आपका 49 का हो जाएगा बी। और आपका 15 का होगा साथियों अंतिम, जो कि आपका हो जाएगा, इसका 15 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे और इस
सारे टेस्ट सीरीज़ का जो मैथ रीजनिंग है इसको बना लीजिएगा। हम आपका ग्रुप टेलीग्राम पे बना रहे हैं साथियों, जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे, अपने बातों को डिस्कस कर पाएंगे। तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं, वहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको सॉल्व करके, इसका सारा सॉल्व करके ये सब आप लोग वहाँ पे भेजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।